नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं, चैनल पर दृष्टि घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है। आप सभी यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी बच्चे UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी जल्दी उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, उनके लिए दृष्टि घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरे वर्ष भर के करंट अफेयर का संकलन करती है। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अपने पास के बुक स्टोर से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर आप हिंदी में इस बुक को कवर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको पढ़ लें। और यदि आपके पास बुक है तो आप मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है तो सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए एग्ज़ाम टाइम में और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य में जो भी घटनाक्रम है उन सभी को देख लेंगे। तो सबसे पहला है जो हमें पढ़ना है, इसरो का RLV/LEX मिशन। इसके बारे में देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अब इस RLV का पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। ओके, तो इसको इसीलिए से RLV/LEX बोल रहे हैं। इसरो ने DRDO द्वारा और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। पहले ये याद रखिए कहाँ से किया गया है, चित्रदुर्ग कर्नाटक से, और किसकी सहायता से, DRDO और ATR की। यह विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंखे वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर तक ऊंचाई इन्होंने उड़ान भरी। मध्य हवा में RLV को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी। RLV ने तब एकीकृत नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV-TD, इसमें क्या था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। एक हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने की एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी। यह जो RLV-TD था, इसमें प्रक्षेपण यान और वायुयान दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया है RLV/LEX के बारे में, जो कि 2 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया गया। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। OneWeb India 2 मिशन के बारे में पढ़ना है, जो कि श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से इसको प्रक्षेपित किया गया था, जिसका नाम है LVM-3-M3। 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार 6ठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और इसे SDSC SHAR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इसके तहत OneWeb ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 4.5 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया। आगे की जानकारी देखते हैं। तो LVMS-M3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेसर्स OneWeb UK के लिए संचालित किया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था, सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन। और इस मिशन के तहत LVM-3 के कुल 5805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर यह गया है और यह OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, ऐसा बताया गया है। LVMS-M3 के बाद अब हमें पढ़ना है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट, जिसका नाम क्या है, टेरॉन-1। 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन-1 फ्लोरिडा USA के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा पहुंचने में विफल रहा है। और इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। यह रॉकेट 110 फीट मीन्स 33.5 मीटर लंबा और 7.5 फीट व्यास का 3D प्रिंटेड ये रॉकेट था।
मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% जो द्रव्यमान है वह मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है और इसको जो लॉन्च किया गया है या लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना रही है जिसका नाम है टेरॉन 1। अभी MT1 को पुनः प्रवेश किया गया है सफलतापूर्वक और पैसिफिक ओशन में उतारा गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेघाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेघाट्रॉपिक्स MT1 जिसको बोल रहे हैं उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES जिसको बोल रहे हैं के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था, किंतु अब इसे क्या किया गया, पुनः प्रवेश कराया गया है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था और इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित था। इसी प्रकार वह 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा और इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। बृहस्पति और सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। देखिए अभी सौर मंडल में सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि शनि के बहुत ज़्यादा ग्रह हो गए हैं, लगभग 83, किंतु अभी क्या है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह हो गए हैं। उपग्रह की संख्या कितनी है, 95। उसी को हमें पढ़ना है। 3 फरवरी 2023 को की गई घोषणा के अनुसार वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रह की खोज की है। नासा के अनुसार वर्तमान में बृहस्पति के कुल उपग्रह की संख्या 95 हो गई है। इस प्रकार बृहस्पति सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इस दृष्टि से शनि 83 अब दूसरे स्थान पर आ गया है। बृहस्पति के नए उपग्रहों की खोज 2021-2022 के मध्य हवाई एवं चिली में स्थापित दूरबीनों द्वारा किया गया था और इन नए उपग्रहों का आकार देख लीजिए, 0.6 मील से 2 मील मतलब 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की रेंज में है। और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों में आयो है, यूरोपा है, गैनीमेड है और कैलिस्टो है। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, बड़े उपग्रह हैं। नाम एक बार फिर से देख लीजिए, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये सब इसमें हैं। अब सौर मंडल के उपग्रह देख लेते हैं और किस किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं वो संख्याएं भी देख लीजिए नए डेटा के अनुसार। तो बृहस्पति के तो 95 हो गए और ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। दूसरा है शनि जो कि सेकंड नंबर पर 83 है। इसके यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 14 हैं, मंगल के 2 हैं और पृथ्वी का 1 है। बाकी शुक्र और बुध के एक भी ग्रह नहीं हैं। कुल कितने ग्रह हैं, उपग्रह हो गए हैं 222। ठीक है, तो एक बार एक संख्या याद कर डालिए। और प्लूटो के 5 उपग्रह हैं जिसको हम लोग डॉफ प्लैनेट के बारे में के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं SSLV D2 EOS 07 मिशन। अब ये मिशन क्या है, देखिए इस मिशन के तहत 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। उसी के बारे में हमें जानकारी दी गई है, देख लेते हैं। 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट संपन्न हुई है और इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया है। और मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। और मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को अभीष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। अब देखिए इन तीनों उपग्रहों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पहला है EOS 7, दूसरा है जानूस 1, तीसरा है आज़ादी सैट 2। तीनों के नाम याद कर लीजिए। जो EOS 07 है इसरो द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है और यह एक भ्रूक्षेपण उपग्रह मतलब जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होते हैं वह है। और इसका वजन देख लीजिए 156.3 किलोग्राम है। सेकंड देखते हैं जो जानूस 1 है, वह एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट उपग्रह मिशन है, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है और यह एक अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। जानूस 1 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह है और विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट हमें समझ लेना है कौन सा है, आज़ादी सैट 2। अब इसको चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है और इसका वेट 8.8 kg। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से
संबद्ध 750 छात्राओं ने साथ में मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, जिसका उद्देश्य स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। तो स्टेम का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अगला हमें पढ़ना है अमीरात चंद्र मिशन। ये क्या है? 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है और जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला यह लक्षित और पहला अरब मिशन है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित जो एटलस क्रेटर है उसके पास उतारा जाएगा और यह चेयर साइज्ड का है, मतलब कुर्सी के आकार का है और इसका वजन देख लीजिए 10 kg का है। इसका नाम क्या है? राशिद रोवर। राशिद रोवर चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारा जाएगा जिसका अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन नहीं या अन्वेषण उसका नहीं किया गया है। यह मिशन पूर्णतः 100% अमीराती इंजीनियरों के एक दल द्वारा यूएई में डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है और इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है MBRSC ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके बाद मिशन डियर मून देख लीजिए, जो कि दिसंबर 2022 में युसाकु माएजावा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर में 10 मशहूर हस्तियों की चयन की घोषणा की है। चयनित यात्रियों में भारती देव जोशी भी हैं जो इसमें शामिल हैं। तो देख लेते हैं डियर मून मिशन में जो शामिल अंतरिक्ष यात्री हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हैं अंतरिक्ष यान कमांडर युसाकु माएजावा जो कि जापान के हैं और ये उद्यमी हैं पेशे से। दूसरे सदस्य हैं स्टीव सयोकी जो कि USA के हैं और डीजे ये मतलब निर्माता हैं जिनका नाम है। और तीसरे सदस्य जो हैं वो टिम डोड हैं, वो भी USA के यूट्यूबर हैं ये। उसके बाद है येमा एडी जो कि चेक गणराज्य के बहुविषयक सृजनकर्ता हैं। अगले हैं रियानन एडम, आयरलैंड के हैं, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट हैं। उसके बाद है करीम इलिया, UK के हैं, ये फोटोग्राफर हैं। ब्रेंडल हॉल जो कि USA के हैं, फिल्म निर्माता हैं। देव जोशी ये भारत के अभिनेता हैं। चोई सियुंग ह्यून ये दक्षिण कोरिया के संगीतज्ञ हैं। अगले जो बैकअप सदस्य हैं वो कैटलिन फेरिंगटन अमेरिका के हैं, USA के स्नोबोर्डर हैं जो कि। और लास्ट में देखते हैं मियू हैं जापान के जो कि एक नर्तकी हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और मिशन में शामिल डेव दी जोशी भारत के अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और भारतीय सुपर हीरो बालवीर का इन्होंने किरदार निभाया है। डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है जिसकी कल्पना वित्त पोषण जापानी जो अरबपति हैं युसाकु माएजावा इन्होंने किया है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम 2018 में की गई थी और यह वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेसएक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसकी परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौट आएगा और इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। इसी के साथ हम नासा चंद्र मिशन को भी देख लेते हैं। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ये आर्टेमिस सेकेंड इसका नाम है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है और 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानवयुक्त मिशन होगा। 1917 में फर्स्ट टाइम ये हुआ था। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री देखिए कौन कौन से। पहले हैं रीड वाइजमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर और तीसरे देख लेते हैं क्रिस्टीना हैमक-कोच, जेरेमी हैंसन। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। इसमें जो क्रिस्टीना कोच हैं चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी और इनके बारे में देख लीजिए। वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी जो कि 328 दिन है एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। अब देखते हैं सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन। अप्रैल 2022 में MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की। ISS के हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया
और नासा के तत्वाधान में स्पेसएक्स के क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में एक अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी इनको ISS पर भेजा गया। यह दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु UAE द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया। हज्जा अल मशूरी जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले UAE के प्रथम व्यक्ति हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2021 में UAE अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अलमत रूशी इनका चुनाव की घोषणा भी की गई है, इनका चुनाव करने की। अगला मिशन है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की जो 56वीं उड़ान है उसके बारे में। PSLV C-54 EOS-06 मिशन है और यह 26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जिसको बोलते हैं उसकी 56वीं उड़ान रही है और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुई। यह कहाँ से उड़ान भरी गई है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, इसके प्रथम लॉन्च पैड से। और इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS-06 और 8 नैनो उपग्रह को 2 विभिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं SSPOs में स्थापित कर दिया गया है। और मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा संचालित सबसे लंबी अवधि के मिशनों में से यह एक था। अब इनमें उपग्रह के बारे में दी गई जानकारी देख लेते हैं। और EOS जो 06 है ये UR राव उपग्रह केंद्र भारत द्वारा इसमें एजेंसी इसमें शामिल है और इसका जो वजन है वो देख लीजिए 11,017.0 किलोग्राम रहा है। INS-2B है ये UR और राव उपग्रह केंद्र भारत का है, इससे जो संबद्ध एजेंसी है और इसका वजन देखिए 18.28 है। आनंद पिक्सेल भारत का जो कि 16.51 है। थाईबोल्ट संख्या में 2 थे। ध्रुव स्पेस भारत का है और 1.45 इसका वजन रहा है। और आखिरी है जो चौथा वो एस्ट्रोकॉस्ट है स्पेस फ्लाइट इंक का USA का, जिसका वजन जो है वो 17.92 है। देखिए EOS-6 जो है ओशनसैट श्रृंखला में तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है और EOS-6 का अगर पूरा नाम भू अवलोकन उपग्रह 6 है, अगर देखते हैं इसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6। और EOS-6 के जो समुद्र के रंग के संबंधी आंकड़े हैं उसके तहत समुद्री सतह के तापमान तथा पवन गति संबंधी आंकड़ों का पर्यवेक्षण, ये सब इसका कार्य है जिनका उपयोग समुद्र विज्ञान तथा जलवायु मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों में किया जा सकेगा। देखिए सतत विकास के लिए जो महासागर विज्ञान के दशक 2021-23 का जो शुरुआत किया गया है उसके बाद से यह भारत द्वारा किसी प्रमुख महासागरीय अनुसंधान उपग्रह का प्रथम प्रक्षेपण होगा। INS-2B जो है वह क्या है वो भी देख लीजिए। INS-2B इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान उपग्रह को इंडिया भूटान सैट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नैनो उपग्रह है और भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से यह विकसित उपग्रह है। और उल्लेखनीय है कि इंडिया भूटान सैट भारत का दूसरा उपग्रह है और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला भूटान का प्रथम नैनो उपग्रह भूटान फर्स्ट था। आनंद बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल द्वारा यह विकसित किया गया है और पिक्सेल द्वारा विकसित यह तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। देखिए पिक्सेल के एक और उपग्रह शकुंतला जिसका नाम है उसका भी प्रक्षेपण किया गया अप्रैल 2022 को और इसका किया गया SpaceX के फाल्कन 9 द्वारा। इसी के साथ पिक्सेल किसी व्यावसायिक उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाली प्रथम भारतीय निजी कंपनी बन गई है। और मिशन के तहत थाईबोल्ट फर्स्ट और थाईबोल्ट सेकंड नाम के 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया। इन नैनो उपग्रहों को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने डिज़ाइन और विकसित किया था। एस्ट्रोकास्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है और इस मिशन के अंतर्गत 4 एस्ट्रोकास्ट उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया गया। अब देखते हैं विक्रम S भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान बना है। 18 नवंबर 2022 को विक्रम S रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को
मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। मिशन प्रारंभ देख लीजिए और किसके द्वारा प्रक्षेपित किया ये भी देख लीजिए। निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत से प्रथम प्रक्षेपण था, इसलिए हम इम्पोर्टेंट है। और यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी IN स्पेस द्वारा प्राधिकृत था। और विक्रम एस रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपण के लिए तैयार करने में इसरो के विभिन्न केंद्रों यथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार और IS ट्रैक जो कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और स्काई रूट टीम तथा IN स्पेस की महत्वपूर्ण इसमें भूमिका रही है। और इसके साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया है, जिसमें एक विदेशी ग्राहक का पेलोड भी शामिल है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 ग्राहकों के पेलोड ले गया है उनका विवरण देख लीजिए। पहला है स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई का, दूसरा है एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश का, और तीसरा है BAZOOMQ आर्मेनिया का। और विक्रम एस द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के फनसैट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी फनसैट को भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। तो स्पष्ट है कि फनसैट एक छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट है। और इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सैट नामक उपग्रह तथा बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के क्यूब सेट को प्रक्षेपित किया है। अब विक्रम एस के बारे में और जो जानकारी दी गई वो भी देखिए। भारत का प्रथम निजी प्रमोशन यान है यह, और इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया, जो कि अभी हम पहले भी देख चुके हैं। और विक्रम एस जिसका फुल फॉर्म देखिए विक्रम सब ऑर्बिटल एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चलित उपकक्षीय रॉकेट है। और विक्रम एस विश्व के कुछ चुनिंदा पूर्ण कंपोजिट प्रक्षेपण यानों में से है। इसका विकास लगभग कितने समय में हुआ है? 2 वर्षों में। और विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। विशेष रूप से यह मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या है। इसका जो वेट है वो 545 kg का है, लंबाई 6 मीटर है, व्यास देखेंगे डायामीटर 0.375 मीटर है, अधिकतम गति इसकी 5 मैक से ज़्यादा है जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है, पेलोड की क्षमता 83 kg है और 100 किलोमीटर ऊंचाई तक यह जा सकता है। तो इस प्रकार हमने विक्रम एस के बारे में जाना जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। अगला हमें पढ़ना है LV-M3-M2 वनवेब इंडिया फर्स्ट मिशन। देखिए GSLV-M के थर्ड जो है वो थर्ड स्टेज प्रक्षेपण यान है, त्रिचरणीय जिसको बोलते हैं। या इसरो ने GSLV-M के थर्ड इसके नाम में परिवर्तन कर दिया है। GSLV-M के थर्ड क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल M के थर्ड, इसका नाम परिवर्तित किया है। अब GSLV-M के थर्ड को LV-M थर्ड लॉन्च व्हीकल M के थर्ड के नाम से जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ के द्वितीय लॉन्च पैड से LV-M3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। और LV-M3 का यह पहला कॉमर्शियल मिशन था। 36 वनवेब उपग्रहों के साथ LV-M3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन भी था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में LV-M3 का प्रथम प्रक्षेपण था। और इसका पेलोड का वजन देख लीजिए, लगभग 6 टन वजनी पेलोड के साथ यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी। और इसके साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का भी यह पहला मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या अंतरिक्ष विभाग के साथ यह पहला वनवेब मिशन था। और मिशन LV-M3 की दूसरी परिचालनात्मक उड़ान जो सेकंड ऑपरेशनल फ्लाइट थी यह। आगे देखते हैं इसके बारे में कि यह पहली जो ऑपरेशनल फ्लाइट थी इसकी वह LV-M3-M1 चंद्रयान 2 मिशन के माध्यम से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण इसके माध्यम से किया गया था। और LV-M3 जो M2 है NSIL अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके तहत इसका एक पूर्णतः वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है। इस मिशन को NSIL तथा UK स्थित कंपनी है मेसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड
और इसके मध्य हुई एक वाणिज्यिक व्यवस्था के अंग के रूप में इसको संचालित किया गया है। मिशन के तहत 36 वनवेब जनरेशन फर्स्ट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया और प्रक्षेपित किए गए सभी जो 36 उपग्रह हैं उनका वजन लगभग 5796 किलोग्राम था। इस प्रक्षेपण के साथ LVM-3 ने वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में प्रवेश कर लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें पढ़ना है PSLV C-53DS EO मिशन। ये क्या है? या 30 जून को 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो और PSLV C-53DS EO इसका मिशन का प्रक्षेपण किया गया और यह कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, द्वितीय लॉन्च पैड से। और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग जो NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका दूसरा जो पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। और फरवरी 2021 में प्रक्षेपित PSLV C-51 जो कि अमेजोनिया फर्स्ट मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। देखिए, यह PSLV का 55th तथा PSLV के कोर अलोन संस्करण का यह 15वां मिशन था। इस मिशन के तहत PSLV C-53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित भी किया है। और ये 3 उपग्रह देखिए कौन सा है? पहला है DSEO, दूसरा है न्यूसार और तीसरा है स्कूप फर्स्ट। इन तीनों को याद रखिए। अब DEO क्या है? DSEO ये हेक्सागोनल है, षटकोणीय आकार का भू अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसका वजन 367 किलोग्राम है। न्यूसार के बारे में देखते हैं। यह माइक्रो उपग्रह है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार माइक्रो सैटेलाइट है और इसका जो वजन है वो 155 किलोग्राम रहा है। और सिंगापुर का यह प्रथम स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR माइक्रोसैट है। अगला जानते हैं स्कूप फर्स्ट के बारे में। देखिए, यह नानयांग जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर का, इसके द्वारा निर्मित किया गया है और यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। इसका वजन 2.8 kg है और मिशन में PSLV के चौथे चरण जो कि PS4 स्टेज का उपयोग स्थिर कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया है। यह प्रथम अवसर है जब PS4 चरण एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और मिशन के तहत इसरो ने उपग्रहों को स्थापित करने के बाद भी रॉकेट के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया है। और मिशन के तहत PSLV C-53 के चौथे चरण को सौर पैनलों और लिथियम आयन बैटरियों से लैस किया गया ताकि वह उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करने के बाद भी सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम, जिसको PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का नाम दिया गया है, और पोएम जिसको बोल रहे हैं, इसके माध्यम से कुल 6 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें से जो 2 पेलोड हैं वो अंतरिक्षीय क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स मेसर्स दिगंतारा MS दिगंतारा तथा मेसर्स ध्रुव स्पेस के थे। और इसरो ने PS4 को एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का प्रदर्शन सर्वप्रथम जनवरी 2019 में किया था। और उस मिशन के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो निर्मित उपग्रह था कलाम सैट V2 PSLV के चौथे चरण का एक कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने वाला प्रथम उपग्रह होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। और यह जो PSLV का एक चरणीय रॉकेट रहा है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय स्पार्क के नाम से लॉन्च किया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 10 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो के नाम से जानते हैं, और भारत के प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय मीन्स इंडियाज फर्स्ट स्पेस थीम्ड वर्चुअल म्यूजियम को लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? स्पार्क। इस प्लेटफॉर्म पर इसरो के प्रमोचक रॉकेटों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मिशनों से संबंधित दस्तावेज, चित्र और वीडियो इसमें मौजूद हैं। अब पढ़ते हैं। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। कब? 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट मिशन VA-257 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? कोरू, फ्रेंच गुयाना, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ से इसका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है प्रक्षेपण। और इस मिशन के तहत माफ़ कीजिएगा दो दूरसंचार उपग्रह यथा GSAT-24 तथा MEASAT 3D को भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। और GSAT-24 या इसरो का निर्मित उपग्रह है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व व संचालित एवं वित्त पोषित है। इस उपग्रह में देखते हैं कि यह अपने साथ 24 KU बैंड ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है और इसका वजन 4181.3 kg है। और मिशन का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष का है। इस उपग्रह का व्यावसायिक उपभोक्ता जो है वो मेसर्स टाटा प्ले है। यह उपग्रह देश की DTH संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा
और जीसैट 24 उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन, दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाएं प्रदान करेगा। जीसैट 24 अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के पश्चात NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है और जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी प्रदान की थी। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। और मीज़ैट जो है 3D मलेशिया के उपग्रह संचालक मीज़ैट का उपग्रह है। यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित मलेशिया का चौथा उपग्रह है। यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित एक बहुमिशन दूरसंचार उपग्रह है। देखिए, अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV ने अपनी फर्स्ट उड़ान, मतलब फर्स्ट टाइम इसको प्रक्षेपित किया गया, उसको भी देख लेते हैं। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई है और इस मिशन के तहत SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ इसके फर्स्ट लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और ये उपग्रह देख लीजिए कौन सा है। पहला है EOS-2 और दूसरा है आज़ादी सैट। मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा है और SSLV D1 ने उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा की बजाय एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया। इस प्रकार ये दोनों उपग्रह काम में आने लायक नहीं रह गए हैं। दूसरा देखते हैं EOS-2 के बारे में। इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है या भूप्रेक्षण उपग्रह है और यह उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता रखता है। इससे लैस एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। और इसमें आगे देखते हैं माइक्रोसैट श्रृंखला का यह उपग्रह उच्च स्थानिक विभेदन के साथ अवरक्त बैंड, जो कि इंफ्रारेड बैंड है, उनमें उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन तथा प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और EOS-2 का वजन देखेंगे तो 145 kg है। आज़ादी सेट के बारे में जान लेते हैं। यह 8U क्यूब सेट का जिस है और इसका भार 8 kg है और भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की है। इसके अंतर्गत 75 अलग अलग नीत भार शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 50 ग्राम है और यह फेमटो परीक्षण संचालित करने के लिए लक्षित था। SSLV के बारे में और चीज़ें जानते हैं। इसरो का नया प्रक्षेपण यान है और उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया है। और SSLV का पूर्ण रूप देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में से लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन बोलते हैं। और SSLV की अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 35 मीटर, डायामीटर है 2 मीटर का और इसका जो द्रव्यमान है वो है 120 टन। यह 10 से 500 किलोग्राम भार तक के छोटे सूक्ष्म नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में प्रमोशित करने में सक्षम है। और SSLV एक 3rd स्टेज रॉकेट है जिसके सभी चरण सॉलिड प्रोपल्जन स्टेजेस के हैं। मीन्स चरण इसके जो हैं सारे वो ठोस प्ररोधक युक्त हैं। और SSLV को मांग आधारित प्रमोशन, लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसको विकसित किया गया है। अब हमें अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है, ILMT। यह टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो है यहाँ पर इसके देवस्थल वेदधारा परिसर में स्थापित किया गया है। यह एरीज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित इस जिले में, नैनीताल जो जिला है यहाँ पर एक स्वायत्त ये संस्थान है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका डिज़ाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डिलीज ने किया है। और ILMT में भारत में एरीज, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला और पोलैंड में जो पोज़नॉन वेधशाला है और उज़्बेक विज्ञान अकादमी का उलुगबेक खगोलीय संस्थान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए इसमें कौन कौन है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय,
यॉर्क विश्वविद्यालय और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय इसमें सब सहयोगी तौर पर है। देख लीजिए कौन कौन है इसमें सहयोगी तौर पर। देखिए वर्ल्ड की एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2022, उसको पढ़ लेते हैं। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर इसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया और इसमें 131 देशों को इंक्लूड किया गया है। उसके 7323 शहर लिए गए हैं। इसमें जो PM 2.5 इसके आंकड़ों पर यह आधारित है और WAQR 2022 के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की दृष्टि से शीर्ष 3 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, वो है चाद, इराक और पाकिस्तान। ठीक है, और इस प्रकार उपयुक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। तो WAQR 2022 के अनुसार ये इनको देख लीजिए, 3 जो हैं ये सबसे प्रदूषित देश हैं। कौन सा है? चाद है, इराक है और पाकिस्तान है। जबकि गुआम इस सूची में 131वें स्थान पर है। इस दृष्टि से भारत का देखते हैं तो यह 8वें स्थान पर आया है और इसका जो PM 2.5 के आधार पर जो सांद्रता देखी जाए वो है 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। WAQR 2022 में चैड, देखिए इंडिया का याद रखिए 8 नंबर पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैड की जो राजधानी है अनजामेना, ठीक है, उसको विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, भारत, देखिए इसको भी याद कर लीजिए, इसको बताया गया है और इसकी सांद्रता आप लोग ये भी याद कर लीजिए कितनी है, 89.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। वर्ष 2022 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत के और 3 पाकिस्तान के हैं इसमें शहर। देखिए पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान में, और जो दूसरा अपने भारत का जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली के बाद, वह राजस्थान का भिवाड़ी है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का तारकेश्वर है और इसकी सांद्रता देखिए 0.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत विनिर्दिष्ट जो PM 2.5 की जो सांद्रता है कि वार्षिक औसत सांद्रता आप देख लीजिए उससे कम के स्तर को हासिल भी किया है। और ये शहर कौन कौन से हैं देखिए, पहला है तारकेश्वर जो अभी हमने पढ़ा, पश्चिम बंगाल का 0.9 इसकी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। डिगबोई असम है, इसका देखिए सांद्रता 1.4 है। तीसरा है अलादूर तमिलनाडु का 2.7 है और कट्टपल्ली जो तमिलनाडु का उसका 2.8 है। तो आप इनका सीरियल जरूर याद रखिए, पहला है तारकेश्वर पश्चिम बंगाल, दूसरा है डिगबोई असम, तीसरा है अलादूर तमिलनाडु का और तमिलनाडु का ही दूसरा है कट्टुपल्ली। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए बेंगलुरु में मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD-15 जो कि 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल ईंधन है, इससे संचालित बसों का अनावरण किया है। और MD-15 ऐसी बसें हैं जो मेथनॉल 15% और डीजल जो है मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। इस अवसर पर 100% मेथनॉल द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम जो कि BMTC और नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर बना है। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित जो उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र है, इसमें देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ NTPC द्वारा किया गया है। NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र की 660 मेगावाट की 3 इकाई में से पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया है और उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिनकी कुल क्षमता देख लीजिए 1980 मेगावाट होगी। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर जो ACC के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है और इसके माध्यम से 1 वर्ष में लगभग 30.5 मिलियन घन मीटर पानी की बचत भी होगी। और यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति कर पाएगा। और यह जून 2021 को NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट है, इसकी हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। आगे देखते हैं। बैंडीकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बना है। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट
बैंडीकूट जिसका नाम दिया है उसका अनावरण किया है। और यह बैंडीकूट गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ केरल मैन होल की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बैंडीकूट का विकास जेनरोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड केरल के द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह रोबोट लगभग 17 से अधिक राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है। और बैंडीकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करता है। 17 सतत विकास जो लक्ष्य हैं उन सभी को देख लीजिए, उसमें से जो 9 वाला है वो इसमें पूरा होता है। देखिए आगे सारे एसडीजी लक्ष्य दिए भी गए हैं, एक एक करके याद कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला लक्ष्य है, पहले में देखिए जो लक्ष्य 3 है वह अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरे में देखिए लक्ष्य 4 दिया गया गुणवत्ता युक्त शिक्षा। लक्ष्य 6 है स्वच्छता एवं साफ पानी। लक्ष्य 8 है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। और लक्ष्य 9 देख लीजिए उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा, इसको पूरा करता है यह। लक्ष्य 10 में क्या है, समानता में कमी लाई जाएगी। और 11वां लक्ष्य कहता है संवहनी शहर और समुदाय का निर्माण होगा। 12वां कहता है संवहनी उपभोग और उत्पादन से संबंधित। और 16वां क्या कहता है, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। एक बार फिर से इस लिस्ट को देख लीजिए और एक बार इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अब हमें पढ़ना है विश्व की प्रथम सैंड बैटरी के बारे में। जून 2022 को इसमें फिनलैंड के कंकानपा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है। और यह बैटरी 100 टन रेत वाला 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक विशाल स्टील निर्मित साइलो है। और यह एक बार में महीनों तक हरित ऊर्जा को संरक्षित करके रख सकता है। और यह जो स्थापित बैटरी है यह 8 मेगावाट घंटा तक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है, जो लगभग 100 घरों को ऊष्मा प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। निम्न श्रेणी के रेत का उपयोग करके इस बैटरी को सौर या पवन ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है। और यह फिनलैंड में सर्दियों में घरों को गर्म करने में सहायता देगी। और जब विद्युत या ऊर्जा बहुत महंगी होगी तब इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अगला देखते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसके बारे में। इसका आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया ये भी हम लोग जानते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 फरवरी को हुआ। और इसके मध्य राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर किया गया। इसका विषय देखिए क्या था, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में देख लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। आगे देखते हैं इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने इस कांग्रेस, जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं, इसमें भाग लिया। और इनको वर्ष 2009 में भारतीय मूल के जो वेंकटरमण रामकृष्णन एवं थॉमस स्टडीज़ के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अदा योनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली इजरायली महिला हैं। और 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तकनीकी सत्रों का क्या किया था, 14 वर्गों में इसमें बांटा गया था। और 14 वर्गों के अतिरिक्त 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस तथा 14वें विज्ञान संचारक सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। देख लीजिए सारे एक बार फिर से। आगे देखते हैं जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया। और किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राही बाई सोमा पोपरे उपस्थित रहीं, जिन्हें देश भर में बीज माता के नाम से, मदर ऑफ सीड्स के नाम से जाना जाता है। अब अगला हमें पढ़ना है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। यह परियोजना क्या है, देखिए गुजरात में शुरू की गई है। 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है। और गुजरात सूरत में इसकी शुरुआत हुई। और यह परियोजना NTPC तथा गुजरात गैस लिमिटेड GGAL की संयुक्त प्रयास से यह निर्मित हुई है। और इस परियोजना में देखते हैं PNG पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। अब इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो विनियामक बोर्ड है, इसने प्रारंभिक तौर पर PNG के साथ हरित हाइड्रोजन के 5% वॉल्यूम मिश्रण के लिए मंजूरी प्रदान की है। और मिश्रण स्तर को चरण दर चरण 20% तक बढ़ाया जाएगा। और प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर जो हरित हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री, इसको समान रूप से रखते हुए CO2 उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। इस उपलब्धि के बाद भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है।
इससे पहले ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इस श्रेणी में हैं। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने तथा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना निर्धारित किया है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगला देखने जा रहे हैं। देखिए, इससे प्रश्न आने की संभावना है। जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई है। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम के खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इसका खोज कहाँ पे की गई? जो रियासी जिला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे सलाल हैमाना क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर के इस क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन जो लिथियम है इसका अनुमानित संसाधन बताया जा रहा है। और जम्मू और कश्मीर में जिस 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई है वह अभी तक अनुमानित है। यह जांच के प्रारंभिक चरण G3 में आता है। लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए, रिचार्जेबल बैटरी हो गई, इन सब के निर्माण में होता है। हृदय के पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त जो खनिज हैं उनको देख लेते हैं, इनका नाम क्या क्या है। पहला है स्पोडुमीन, दूसरा है पेटालाइट, थर्ड है लेपिडोलाइट और फोर्थ है एम्ब्लायगोनाइट, जो भी एम्ब्लायगोनाइट है फोर्थ नंबर पर। फोर्थ है एम्ब्लायगोनाइट। यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है, जो कि 9.3 मिलियन मीट्रिक टन में है। देखिए, इसके जो हमें दिए गए लिथियम के जो खनिज हैं इनके नाम एक बार फिर से देख लीजिए, स्पोडुमीन और पेटालाइट, लेपिडोलाइट, एम्ब्लायगोनाइट। ठीक है, ये सारे याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं लिथियम ट्रायंगल के बारे में। लिथियम त्रिकोण या WEF के अनुसार विश्व में लगभग 60% अभिज्ञात लिथियम लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। 3 लैटिन अमेरिकी देश कौन से? बोलीविया, अर्जेंटीना तथा चिली, ये लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। और सर्वाधिक जो लिथियम उत्पादक देश हैं 2021 के अनुसार, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, और ये टन में देखेंगे तो कितना करता है? 55,416। और इसका जो परसेंटेज देखा जाए, कुल जो प्रोडक्शन है उसमें कितना परसेंटेज है? तो ऑस्ट्रेलिया का ही है सबसे ज़्यादा, 52.3। उसके बाद आता है चिली सेकंड नंबर पे, 26,000 टन में ये प्रोड्यूस करता है। और इसका देखिए 24.5% है इसमें पार्ट। थर्ड नंबर पे चाइना है, जो कि 14,000 टन में है और परसेंटेज में देखा जाए तो 13.2 है। फोर्थ नंबर पर अर्जेंटीना है 5,967 के साथ 5.6%। फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील है 1,500 और 1.4 इसका परसेंट है। जिम्बाब्वे देख लेते हैं 1,400 के साथ और 1.1 इसका परसेंटेज है। स्टार्टिंग में याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन सबसे ज़्यादा लिथियम में इनका क्या होता है? प्रोडक्शन होता है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 7th और 8th नंबर पर, 7th पर पुर्तगाल है 900 के साथ 0.8%। 8th नंबर पर अमेरिका है 900 0.8%। और शेष विश्व क्या करता है? लगभग 102 टन का 0.1%। आप देख लीजिए इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। 100% का प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो कि 10,05,984 टन है। और यह जो रिपोर्ट दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2022 के अनुसार। और भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र देख लेते हैं। इसका जो इसको स्थापित कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। और इस संयंत्र की स्थापित जो क्षमता है वो 270 मेगावाट पर आवर है। और यह प्रतिदिन 10 एम्पियर आवर्स की क्षमता से 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। ये हमने पढ़ लिया है। अब अगला पढ़ना है एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र। ये क्या है? 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और यह संयंत्र पंजाब के संगरूर में स्थित किया गया है। संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी वर्बियो AG द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के FDI निवेश के साथ स्थापित किया गया है। और संयंत्र का वर्तमान उत्पादन देख लेते हैं, यह 6 टन प्रतिदिन है। और शीघ्र ही यह संयंत्र 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का उपयोग कर 33 TBD CBG का उत्पादन करने में अधिकतम क्षमता के साथ
300 टन प्रतिदिन धान की पुआल का प्रसंस्करण करेगा। संयंत्र द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 से 650 टन किण्वित जैविक खाद FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाएगा। किसानों हेतु अतिरिक्त आय के सृजन के साथ साथ पराली जलाए जाने के एक विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा और यह संयंत्र 40,000 से 45,000 एकड़ खेतों में पराली जलाने में कमी लाएगा। इससे वार्षिक रूप में 150,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट भी आएगी और भारत द्वारा जो नेट जीरो उत्सर्जन का 2070 तक का लक्ष्य रखा गया वह भी इसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इस संयंत्र में देखते हैं, यह संयंत्र निम्न लागत परिवहन की दिशा में एक स्थायी विकल्प सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। यहाँ तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं। अगला वीडियो आप कल देख सकते हैं, वो भी आ जाएगा और इसके साथ आप रिवीजन अपना करंट अफेयर अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।